हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका लाइट यानी कि प्रकाश का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी। इससे पहले के भी लेक्चर में हमने आपको अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो बातें बताई थी उस पर हम फिर से एक बार गौर करते हैं। सबसे पहली बात तो हमने रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन स्टार्ट किया था, और अपवर्तन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का मुड़ना। ठीक है, लेकिन कब मुड़ना होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है यानी कि इंटर करती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन यानी कि अगर हम अपवर्तन की बात करें तो इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय क्या हो जाती है? अपने पाथ से यानी कि अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने उसके डायग्राम बनाए थे कि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या होगा। इससे पहले हमने ये भी बात बता दी थी कि सघन और विरल को पहचानना कैसे, यानी कि डेंसर मीडियम कैसे पहचानेंगे और रेयरर मीडियम भी कैसे पहचानेंगे। क्लियर? तो डेंसर मीडियम के बारे में बोला था कि जो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट नेचर का है यानी कि जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। वहीं पे रेयरर मीडियम की बात करें तो जिनके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेयरर मीडियम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? विरल मीडियम। तो यहाँ पे वाटर, सॉलिड और अगर गैस की बात करें तो सॉलिड यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं। उससे कम डेंसर कौन है? वो है लिक्विड। एंड आफ्टर दैट लास्ट में सबसे कम डेंसर यानी कि लोएस्ट डेंसिटी की बात करें तो वो किसकी होती है? गैस मॉलिक्यूल्स की होती है। ठीक है, या गैस की होती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, फार अपार्ट बोल सकते हैं, यानी कि बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर रेयरर के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा रेयर कौन है? वो है गैस। देन आपका उससे कम कौन है? लिक्विड। और सबसे कम रेयर यानी कि लगभग रेयर है ही नहीं वो कौन होता है? सॉलिड। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमने बोला था कि डेंसर और रेयरर ये दो मीडियम होते हैं जिनको पहचानने के लिए हमने आपको बताया था कि ठोस, द्रव, गैस ऐसे आप पहचान सकते हो। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि आपको अगर प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? बताया था क्योंकि सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और अगर अपवर्तनांक जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और अगर माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी तो वो वेंड कर जाता है यानी कि मुड़ जाता है। ठीक है, तो जब भी कभी हम प्रकाश की किरण को कहाँ से? विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी कि रेयर टू डेंसर मीडियम में भेज रहे होते हैं तो उस समय जो प्रकाश की किरण है वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल यानी कि अभिलंब की तरफ। क्लियर? ऐसे ही इसका अपोजिट अगर हम देखें तो अपोजिट की बात करें तो अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाते समय प्रकाश की किरण यानी कि लाइट रे नॉर्मल से अवे हो जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक कैसा होता है? कम होता है, और उसमें प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, और प्रकाश की चाल बढ़ने के बाद वहां पे क्या हो जाता है? साथ ही साथ उस मीडियम में प्रकाश की चाल बढ़ जाती है जिससे कि वो अभिलंब से दूर हट जाती है यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद हमने आपको जो लॉ है यानी कि किसके? रिफ्रैक्शन के लॉ, ये भी आपको इससे पहले समझाया था। रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहता है? इसके दो नियम है यानी कि अपवर्तन के दो नियम थे। पहला क्या था कि सबसे पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब अगर बात करें आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, ये तीन चीजों की बात करते हैं, और लाई इन द सेम प्लेन यानी कि तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते थे। किसमें? आप परावर्तन के नियम में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन का केस है तो यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्नेल्स लॉ लगता है यानी कि स्नेल का नियम, और स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस कॉन्स्टेंट को हम बोलते हैं अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने दो पार्ट में बांटा था। एक था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक था आपका, वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था? आपका
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट को हम बोलते थे आपेक्षिक अपवर्तनांक और वहीं पे रिलेटिव को बोलेंगे हम लोग सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर। इसके बाद का जो टॉपिक है, यहाँ पे हमने कुछ चीजें बता करके खत्म की थी अपवर्तनांक के बारे में। इसके बाद का जो टॉपिक है वो ये बताता है कि जो आपका अपवर्तनांक है यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करने जा रहे हैं। तो अब हम उसके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आर आई से डिनोट करते हैं, ये तो आपको पता ही है, ऐसे शॉर्टकट के रूप में, यानी कि शॉर्टकट रूप में आर आई लिख देते हैं। इसको मैंने बताया था एन से भी डिनोट करते हैं, कई जगह म्यू से भी डिनोट किया जाता है, बट हम यहाँ पे एन से डिनोट कर देते हैं। डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो पहला अगर हम बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो पहला है नेचर ऑफ द मीडिया। मीडिया का मतलब होता है सोशल मीडिया नहीं, मीडिया का मतलब होता है मीडियम, जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है। जैसे एयर हो गया, आप मान लीजिए वाटर का मीडियम हो गया, मान लीजिए ग्लास का मीडियम हो गया। ठीक है, तो ये सब मीडियम कहलाते हैं। मीडियम मतलब माध्यम, यानी कि प्रकाश जिसमें इंटर करेगा उसको मीडियम कहेंगे, यानी कि माध्यम। तो बोला है इसका अगर डिपेंडेंस हम पता करें, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नेचर ऑफ मीडिया ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेचर ऑफ मीडिया ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, ये इसका पहला कहने का टर्म है। यानी कि डिपेंडेंस की बात करें तो पहला किस पे? नेचर ऑफ मीडिया, ठीक है, ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। मतलब क्या है? प्रकाश की जो किरण है, ये मान लीजिए आपका इंटरसेक्शन है, दो मीडियम को डिवाइड करने वाला, यानी कि दो मीडियम को बांटने वाला इंटरसेक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, यानी कि अपवर्तक तल। तो यहाँ पे प्रकाश जब यहाँ से आपतित होता है, यानी कि ये कौन सी रे होगी? इंसिडेंट रे। और अगर मान लीजिए ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2, तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करते हैं और ये बेंड कर गया, सपोज दैट ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, तो यानी कि ये रेयर मीडियम हो गया और ये कैसा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। तो ये आपका इंसिडेंट रे था और ये क्या हुआ? ये आपका रिफ्रैक्टेड रे था। यहाँ पे लाइट आके टकरा रहा है, इसलिए इस घटना को, पहले मीडियम में जो घटना हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंस, यानी कि आपतन। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपतन हो रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंस हो रहा है। और यहीं पे जब यहाँ पे ये लाइट दूसरे मीडियम में निकल रही है, यानी कि दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि अपवर्तन हो रहा है। तो आपतन और अपवर्तन दोनों की घटना हो रही है और दोनों की घटना अलग अलग मीडियम में होती है। तो वही लिखा है नेचर ऑफ मीडिया पे डिपेंड करता है, यानी कि आपतन जिसमें हो रहा है उस मीडियम के नेचर पर, प्रकृति पर, और दूसरा क्या है? जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके भी नेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर? दूसरा है कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा है कलर ऑफ लाइट। यहाँ पे कलर ऑफ लाइट का मतलब समझिए, जिस लाइट को हम इंटर कराएंगे, सपोज दैट सनलाइट है तो उसके लिए अलग होगा। यहीं पे अगर हम रेड लाइट लेके जाएं, सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में क्या होता है? श्वेत प्रकाश कहते हैं उसको, व्हाइट लाइट कहते हैं। और व्हाइट लाइट में क्या होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं विबग्योर। विबग्योर आपने सुना होगा, ये किसमें भी बनता है? रेनबो। रेनबो मतलब इंद्रधनुष में भी 7 रंग पाए जाते हैं और ये 7 रंग श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी कि अपवर्तनांक की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? वो है कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा क्या है इसका? कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे कलर ऑफ लाइट की बात करें तो ये प्रकाश का रंग और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। आपको पता है लाइट वेव के फॉर्म में भी चलता है, तो उसमें
वेवलेंथ क्या होता है, एक पूरे वेव में चली गई दूरी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। या दो क्रेस्ट या दो पीक के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अगर कलर ऑफ लाइट की बात करें तो विभिन्न कलर यानी कि अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए भी जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडिया का वो अलग अलग होता है। क्लियर। और यहीं पे थर्ड पॉइंट है वो है टेम्परेचर ऑफ द मीडिया, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द मीडिया, अगर हम क्या करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को टेम्परेचर से कोरिलेट करें तो अगर मीडियम को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। रीजन क्या है, मैंने बोला था जितना डेंस मीडियम होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो हीट करने पे जो उसका डेंसिटी है वो घटने लगता है और घटेगा यानी कि वो रेयरर में कन्वर्ट होने लगेगा, और जैसे ही रेयरर में कन्वर्ट होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घटेगा, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द मीडिया। ये थर्ड पॉइंट ये है टेम्परेचर ऑफ द मीडिया, ठीक है। और इसमें क्या है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ऐसे समय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे समय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा क्योंकि जो डेंसिटी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड है और सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए ग्लास है, ग्लास को हीट करने पे मेल्ट कर जाता है, ठीक है। तो कांच को हीट करने पे मेल्ट हो गया, अब मेल्ट हो गया तो लिक्विड में चला गया, और लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया सॉलिड चीज़ें मेल्ट हुई और मेल्ट होने पे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, जिससे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, कम होगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था सॉलिड के लिए सबसे ज़्यादा, लिक्विड के लिए उससे कम होती है और गैस के लिए सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कुछ आपके जो सब्सटेंस हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम आपको बता रहे हैं। डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और इसीलिए डायमंड सबसे हार्ड माना जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, यानी कि सबसे कठोर सब्सटेंस माना जाता है। तो इसीलिए डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2.4 अप्रॉक्स है। तो 2.4 ये सबसे हार्ड यानी कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला एक तरीके से मैटर है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें किसकी, क्राउन की, एक ग्लास होता है, क्राउन ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, दो तरीके के ग्लास होते हैं। तो क्राउन ग्लास की अगर हम बात करें तो उसका 1.52 और वहीं पे फ्लिंट ग्लास की अगर हम बात करें तो 1.66। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायमंड की। तो डायमंड का कितना होता है, 2.4, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.4। वहीं पे क्राउन ग्लास का, ग्लास ही है यानी कि कांच है, एक क्राउन ग्लास है और एक है फ्लिंट, ठीक है। तो क्राउन और फ्लिंट ऐसे क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि क्राउन ग्लास है तो कभी कभी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन होता है, और अगर नहीं गिवन होता है तो उसको आपको क्या करना होता है, निकालना होता है, ठीक है। तो निकालना क्या होता है, आपको सीधे सीधे याद करना है। क्राउन ग्लास का कितना होता है, 1.5 और 1.6 के आसपास फ्लिंट का, ठीक है। वहीं पे अगर आप किसकी बात करेंगे, अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बेंजीन का 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहीं पे वाटर की बात करें तो वाटर का 1.3 होता है, ठीक है। 1.333 इसको करते हैं वाटर के लिए, 1.333 ऐसे करके, ठीक है। 1.3 है। तो ऐसे केसेस में, ठीक, ऐसे केसेस में यहाँ पर ये सारे आपके जो ज़्यादातर डायमंड हो गया, क्राउन ग्लास हो गया, फ्लिंट ग्लास हो गया, बेंजीन हो गया और वाटर हो गया, तो ये सब के सब आपके क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और कभी कभी ये इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं ज़्यादातर केसेस में गिवन होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर गिवन है तो आप क्या करोगे, उससे सॉल्व कर लोगे, और अगर नहीं गिवन है तो उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें, अगला टॉपिक वो है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ का, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए आप। डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि जो प्रकाश, जो ये अपवर्तनांक है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड किन किन चीज़ों पर करता है ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। सबसे पहली बात मैंने बताई कि मीडियम पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पर। दूसरा आपने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर, और तीसरा जो आपका था
किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसमें से तीसरा जो था वो कलर ऑफ लाइट यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट पे था। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे रियल और अपेरेंट डेप्थ क्या होता है। ठीक है, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ यानी कि वास्तविक और आभासी गहराई। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे वास्तविक और आभासी गहराई। ये भी एक प्रकार का रिफ्रैक्शन का ही क्या है, रोल है, और ऐसे समय में रिफ्रैक्शन का ही रोल है। तो इसको जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, उस कॉइन को हमने वाटर से भरे एक बर्तन में हमने डाल दिया। ठीक है, तो होता क्या है, वो कॉइन आपको थोड़ा सा सरफेस से ऊपर दिखता है, यानी कि एक्चुअल में तो नीचे सतह पर है, लेकिन जब आप बाहर से उस कॉइन को देखोगे तो वो कॉइन आपको उस सरफेस से ऊपर दिखेगा, और जब आप उसको निकालना चाहोगे तो आप उस जगह से नहीं निकाल पाओगे जिस जगह से आप देख रहे हो, आपको हाथ और नीचे तक डालना पड़ेगा, जिससे जो सरफेस से जब टच करोगे तब जाके वो कॉइन आपको मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये होता है कि रिफ्रैक्शन के कारण यानी कि अपवर्तन के कारण। जैसे एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आपने वाटर फिल किया हुआ है। तो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या फिल किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है। वाटर पूरी जगह फिल है, और यहाँ पे एक कॉइन आपने उसको क्या किया, कॉइन को आपने इंसिडेंस कराया। ठीक है, कॉइन को मतलब आपने इसमें छोड़ दिया। एक कॉइन छोड़ेंगे तो कॉइन कहाँ चला जाएगा, सरफेस पर नीचे। ये मान लीजिए एक कॉइन है, ये कॉइन आपका सरफेस के नीचे यहाँ पे है। अब कोई आदमी या कोई भी पर्सन इस कॉइन को यहाँ से देख रहा है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से वो देख रहा है, तो ये यहाँ से देख रहा है। ठीक है, अब कॉइन को देखने पर जो लाइट है वो पहली बात तो इसकी आंखों पर आना चाहेगा, लेकिन ये कौन सा मीडियम है बताइए हमको, ये लिक्विड है यानी कि वाटर है, और बाहर क्या है, एयर है। ये वाटर था तो वाटर कैसा मीडियम हो गया, डेंसर यानी कि सघन, और एयर कैसा मीडियम हो गया, ये आपका हो गया विरल, यानी कि अगर हम बात करें तो रेयरर मीडियम हो गया। ठीक है, तो ये रेयरर मीडियम है, और ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, यानी कि वाटर कैसा हो गया, डेंसर माध्यम हो गया। तो प्रकाश की किरण जब इस आंखों की तरफ जाना चाहेगी, तो आंखों की तरफ जैसे ही ये सरफेस पे पहुंचेगी, तो यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल खींचें, अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल खींचें कहाँ पे, इस सतह पर, तो आपको पता है नॉर्मल कैसे खींचा जाएगा, लाइक दिस, क्योंकि सरफेस के दो माध्यम को अलग करने वाले सरफेस के हमेशा कैसे होता है, 90 डिग्री पर। तो ये हमने ऐसे खींच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या आपका, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं आपको ताकि क्लियर हो जाए। ये आपने इस सरफेस के, ये सरफेस हो गया आपका, ये सरफेस क्या है, जो ऊपरी सरफेस है लिक्विड का, ये इस वाटर को और इस एयर को सेपरेट कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे ये लाइट पहुँचेगी तो ये इंसिडेंस ऑफ लाइट हो गया, यानी कि इंसिडेंस रे हो गया, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। और नॉर्मल ड्रा करने पर होगा क्या, आपको पता है डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर में, डेंसर से। ये कॉइन है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, कॉइन है, यानी कि सिक्का है। तो कॉइन, आप कॉइन से प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ेगा जिससे हमें वो कॉइन दिखेगा, लेकिन यहाँ पे वो क्या रहा है, जब प्रकाश की किरण इस कॉइन से आ रही थी तो यहाँ पे इंसिडेंस किया, और इंसिडेंस करने के बाद जैसे ही डेंसर से रेयर में गया, हमने बताया था ये बेंड कर जाता है। क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। तो यानी कि किधर बेंड करता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर बेंड करता है। तो ये प्रकाश की किरण आपकी सीधे ना जा करके कुछ ऐसे बेंड कर गया, इस तरीके से बेंड कर गया। तो सीधे ना जा करके वो बेंड कर गया। अब हम अगर इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करें और इस लाइन को हम सीधे ले जाएं, इस लाइन को अगर हम सीधे ले जाएं, ये लाइन हमने सीधे कर दी, तो इसको अगर हम पीछे की तरफ ड्रॉ कर दें, ध्यान से देखिए, इसको हम अगर पीछे की तरफ ड्रॉ कर दें तो ये
जो सीधे गया है नॉर्मल के अकॉर्डिंग, और नॉर्मल के अकॉर्डिंग जो प्रकाश की किरण जाएंगी वो आपके सीधे निकल जाएंगी। तो एक प्रकाश की किरण को हमने ऐसे भेजा ये, और ये प्रकाश की किरण जैसे ही सतह पे टकराई वो नॉर्मल से अवे हो गई, क्योंकि डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर माध्यम में जा रहा है, ठीक है। और जो अपवर्तित किरण निकली है उसको हम अगर पीछे करें, यानी कि पीछे हम डॉटेड लाइन से मिलाए हैं, तो इस लाइन को वो यहाँ पे कट कर रही है, इस लाइन को यहाँ पे कट कर रही है, और यहाँ पे कट करने पर आपको कॉइन का इमेज यहाँ पे बनेगा, ना कि यहाँ पे बनेगा। एक्चुअल में कॉइन कहाँ है, नीचे की तरफ, ठीक है, और इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो एक तरीके से जब आप इसको कॉइन को उठाना चाहेंगे तो पानी में हाथ डालेंगे तो पहले इस पोजीशन पे हाथ रखेंगे, और इस पोजीशन पे आप कॉइन नहीं दिखा क्या, क्योंकि रियल कॉइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो हाइट हुआ, ये जो इस लिक्विड की सरफेस है, अगर हम लिक्विड की सरफेस से ये हाइट देखें, ठीक है, ये जो हाइट आप देख रहे हैं जहाँ पे कॉइन आपको दिख रहा है, ये हाइट, इसको हम कहते हैं अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ का मतलब सिंपल सी बात, अपैरेंट डेप्थ का मतलब होता है कि ऐसा डेप्थ जिसको आप क्या करो, आभास कर सको, लेकिन वो एक्चुअल में डेप्थ सही वाला नहीं हो, यानी कि एक्चुअल में वो गहराई नहीं हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपैरेंट डेप्थ कहते हैं। और दूसरी चीज, अगर यहीं पे हम ये डिफरेंस देखें कि कितने का डिफरेंस है, तो इसको हम कहते हैं डी, और ये इसको हम डी कहते हैं, ये डिफरेंस होता है। और अगर हम एच और डी को ऐड कर दें तो हमको रियल डेप्थ मिल जाता है। ये मान लीजिए हमने अपैरेंट डेप्थ को एच डैश से लिख दिया है, तो रियल डेप्थ कैसे मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा, तो सतह से ये जो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ है, यहाँ पे कॉइन रियल वाली है, और यहाँ पे कॉइन कैसी वाली है, अपैरेंट वाली। तो अपैरेंट वाली कॉइन की जो डेप्थ सरफेस से देखेंगे वो अपैरेंट डेप्थ हो गई, यानी कि आभासी गहराई हो गई, ठीक है। और अगर हम सरफेस से देखेंगे तो सरफेस से जो कॉइन की डेप्थ देखेंगे वो रियल डेप्थ हो गई। तो यहाँ पे एच क्या है, एच है रियल डेप्थ, यानी कि वास्तविक गहराई, ठीक है। और वहीं पे एच डैश क्या है, एच डैश है अपैरेंट डेप्थ, यानी कि ये हो गया आपका आभासी गहराई, ठीक है। और डी क्या है, डी इन दोनों के बीच का अगर देखें तो डी इन दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है वो आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको अपैरेंट डेप्थ निकालना हो और रियल डेप्थ निकालना हो तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि अपैरेंट डेप्थ है क्या और रियल डेप्थ क्या है, ठीक है। तो अपैरेंट डेप्थ क्या होता है, जहाँ पे कॉइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। और रियल डेप्थ क्या होता है, एक्चुअल में कॉइन जहाँ पे है, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन के कारण। क्लियर हो गया। इसके बाद जो आपने अभी अभी जो डेप्थ के बारे में पढ़ा, अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बारे में, इसके बाद आपका आता है कि लेंस का हम कैसे प्रयोग करेंगे अपवर्तन के केस में। तो आपको पहले लेंस के बारे में पता होना चाहिए कि लेंस है क्या। सबसे पहली बात तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिससे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है। लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मा में भी आप देखते हो ग्लास यूज किए जाते हैं और ग्लास में लेंस यूज किया जाता है। लेंस दो तरीके के होते हैं, एक अवतल एक उत्तल लेंस। अवतल लेंस को हम कॉन्केव लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लेंस के बारे में। लेंस के बारे में, ठीक है। तो लेंस क्या है, एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है। अब पारदर्शी माध्यम क्यों है, क्योंकि भाई हम प्रकाश का अपवर्तन करा रहे हैं और प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कराने के लिए आपको पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे इसको हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक है। या फिर इंग्लिश में अगर बोलें तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज कवर्ड बाई टू कर्व सरफेस, ठीक है। अगर हम बात करें अवतल लेंस की और अगर हम बात करें उत्तल लेंस की, तो यहाँ पे दो तरीके के लेंस, एक हो गया आपका अवतल लेंस और एक हो गया आपका
उत्तल लेंस, आउटर लेंस को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, और यहाँ पे इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब लेंस की डिफिनीशन मैंने क्या बोली, मैंने बोला कि पहली बात तो ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा। और दूसरी चीज, दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, और जरूरी नहीं सिर्फ वक्र पृष्ठ हो, एक वक्र पृष्ठ भी हो और एक समतल पृष्ठ भी हो, तब भी आप उसको लेंस कहते हो। तो ये दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, या एक वक्र पृष्ठ, एक वक्र तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर देखें तो ये लेंस की डिफिनीशन में आप लिख सकते हो। और लेंस की डिफिनीशन लिखने का मतलब यहाँ पे सिर्फ समझना है आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जब आते हैं तो वहाँ पे आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर मिल सकता है तो आप उसको सही कर सकते हो। तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दो वक्र पृष्ठों से घिरा हो, या तो एक वक्र पृष्ठ और एक क्या हो यहाँ पे, समतल पृष्ठ हो। क्लियर। अगला यहाँ पे इससे क्या होता है, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन होता है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक, क्लोज्ड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस, या वन कर्व्ड एंड वन प्लेन सरफेस। एंड अगला क्या है, हेल्प्स इन रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन में मदद करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंस की बात करें तो लेंस आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि दो तरीके के होते हैं। पहला आपका आउटर लेंस, दूसरा क्या है, उत्तल लेंस। अगर हम आउटर लेंस की बात करें तो इसको द्विव आउटर लेंस भी कहते हैं और इसको द्विव उत्तल लेंस भी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में बाई कॉनकेव लेंस भी कह सकते हैं और बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम हम दे सकते हैं। इसको ओ आर करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द्विव आउटर लेंस यानी कि बाई कॉनकेव लेंस, और इधर हम बोल सकते हैं इसको द्विव उत्तल लेंस, इसको हम क्या कह सकते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनके थोड़े से डायग्राम जो होते हैं, मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा अवतल है और कौन सा उत्तल है, तो इसके लिए समझ लीजिए, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो आपका ये मिरर देख रहे हो आप, ये है अवतल लेंस। ठीक है, और अवतल लेंस का खासियत क्या होता है, बीच में पतला और किनारों पे चौड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जो किनारों पर थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है और बीच में उसकी थिकनेस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अवतल लेंस। और ध्यान से सुनिए, इसको बाई कॉनकेव क्यों कहते हैं या कॉनकेव लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि साइड वाला जो सरफेस है वो कॉनकेव है, यानी कि अंदर की तरफ है। और यहाँ पे भी देखिए साइड वाला सरफेस अंदर की तरफ है, इसलिए कॉनकेव का मतलब होता है धंसा हुआ। तो दोनों तरफ से धंसा हुआ है, इसलिए हम इसको बाई कॉनकेव लेंस कहते हैं, या सिंपली क्या कह देते हैं, कॉनकेव लेंस अर्थात अवतल लेंस कहते हैं। यहीं पे उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ये क्या होता है, उठा हुआ होता है, इसलिए हम इसको कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफिनीशन देखें कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो किनारों पे पतला और बीच में इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, यानी कि जो इनके जो एंड्स हैं वो कैसे होते हैं, उसकी जो थिकनेस है वो कम है, और बीच में कैसे हैं, ये थिकनेस इनकी ज़्यादा है। ठीक है, और दोनों सरफेस अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ बाहर की तरफ बल्ज आउट हैं, यानी कि बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो सरफेस बाहर निकला हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, उत्तल। और दोनों साइड से निकला हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं द्वि उत्तल, या सिंपली हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसका डायग्राम हो गया, उत्तल लेंस का डायग्राम हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे
हम लोग क्या पढ़ते थे, मिरर पढ़ते थे परावर्तन के केस में। तो मिरर में जो मेन मिरर था वो कौन सा था आपका, वो था कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। यहाँ पे अगर हम मेन लेंस की बात करें तो वो है एक्चुअल में कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस के लिए आपको समझने से पहले उत्तल लेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और इसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस के बारे में, उनके टर्म्स के बारे में। लेंस में दो पृष्ठ सरफेस है यानी कि पृष्ठीय सरफेस यानी कि कर्व्ड सरफेस कैसा है, वक्रीय सरफेस, वक्रीय सतह कितनी है, दो है। तो लेंस में अगर वक्रीय सतह दो होते हैं तो उनको हम क्या कह सकते हैं, उनके दो फोकस बिंदु होंगे, दो केंद्र भी होंगे। तो ऐसे केस में हम लेंस को थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने एक और डिफिनीशन में एक लाइन लिखी थी कि कभी कभी क्या होता है कि जो लेंस है उसका एक ही सरफेस कर्व होता है, एक प्लेन होता है। तो ऐसे लेंस को क्या कहेंगे, ध्यान से सुनिए, कभी कभी ऐसे भी लेंस होते हैं, ये प्लेन और ऐसे करके, ठीक है, इधर से प्लेन, इधर से कर्व है और इधर से फिर क्या हो गया, ये प्लेन हो गया, एक कॉनकेव और फिर कॉनकेव के बाद ऐसे ये हो गया, और ये ऐसे सरफेस और इधर से फिर कॉनकेव ये करके। तो इसको जैसा सरफेस पहले आप देखोगे वैसा ही नाम देते हैं। पहले ये क्या लोगे, प्लेन, तो इसको बोलते हैं, और ये कॉन्वेक्स उठा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, ठीक है। यहीं पे अगला हम बात करें तो ये भी प्लानो कॉन्वेक्स ही है, लेकिन कॉन्वेक्स प्लानो या कॉन्वेक्स प्लेन, ठीक है, दोनों सेम है, ये भी और ये भी प्लानो कॉन्वेक्स। यहीं पे अगर इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं प्लानो कॉनकेव, ठीक है, प्लानो कॉनकेव, क्योंकि प्लेन है और अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो इधर से भी अगर आप बोलना चाहोगे तो प्लानो कॉनकेव है, कॉनकेव प्लेन, ठीक है, ये भी है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, लेंस की तरह बिहेव करता है, क्लियर। तो इसके बाद अब हमें कॉन्वेक्स लेंस में बात किस चीज की करनी है कि इसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमने बना लिया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर दो वक्र पृष्ठ हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस मैंने ऐसे बनाया, इसके कितने वक्र पृष्ठ हैं, दो। तो एक वक्र पृष्ठ अगर आगे बढ़ाएं तो एक गोला इधर बन सकता है, और एक वक्र पृष्ठ अगर आगे बढ़ाएं तो एक गोला इधर बन सकता है कि नहीं बन सकता। यानी कि इस वक्र पृष्ठ का जो सेंटर होगा वो इधर होगा, और इस वक्र पृष्ठ यानी कि इस गोले का जो भाग है इसका जो सेंटर होगा वो इधर होगा। यानी कि अगर हम इसको वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस को पहला और इसका दूसरा नंबर दें तो पहले वाले का सेंटर राइट साइड है और वहीं पे दूसरे वाले का सेंटर क्या है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से जैसा कि हम मिरर में पढ़ते थे तो मिरर में क्या होता था, वो भी एक कर्व सरफेस था जिसमें स्फेरिकल मिरर की हमने बात की थी यानी कि गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में भी आपने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था, फोकस पॉइंट था और फोकस लेंथ था या फोकल लेंथ था, और साथ ही साथ पोल था। तो पोल क्या था, पोल था मिरर का मिड पॉइंट यानी कि दर्पण का मध्य बिंदु था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये मिरर नहीं है, ये क्या है, लेंस है। तो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में, और सेंटर वाले बिंदु को हम कहते हैं प्रकाश बिंदु या प्रकाशिक बिंदु, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है ये क्या कहलाता है, प्रकाशिक बिंदु यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। तो इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब इसको हम सीधे एक रेखा से मिला दें, और यहाँ पे अगर इस सरफेस का एक सेंटर यहाँ पे ले लिए, इस सरफेस यानी कि पहले कर्व सरफेस का एक सेंटर हमने इधर मान लिया, और इस वाले सरफेस का कर्व सेंटर अगर हमने इधर मान लिया, तो चलिए थोड़ा और बढ़ाकर यहाँ पे मान लेते हैं, और इधर का अगर कर्व सरफेस हमने इधर माना तो होगा क्या, इसको हम नाम देंगे 2f का, और
इसके और इसके बीच में एक पॉइंट लेंगे, इसको हम नाम देंगे एफ का, ठीक है। यहीं पे इसको हम नाम देंगे 2f डैश का, क्योंकि ये दूसरे सरफेस का है। और फिर इसके और इसके बीच, यानी कि इस सरफेस और इस पॉइंट के बीच में एक पॉइंट लेंगे, जिसको हम नाम क्या देंगे, एफ डैश का। क्लियर। और ये आपका बन के तैयार हो गया एक लेंस, और लेंस के साथ उसके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, यानी कि प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक तरीके का उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें आप देख लीजिए। सबसे पहली बात तो आपको पता है कितने पृष्ठों से मिलकर लेंस बनता है, 2 पृष्ठों से मिलकर लेंस बनता है। कैसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। और ऐसे समय में अब पहले पृष्ठ का अगर हम केंद्र देखें तो ये 2f मान सकते हैं, और दूसरे पृष्ठ का अगर केंद्र देखें तो 2f डैश मान सकते हैं। इसका जो फोकस पॉइंट है ये वाला होगा, और इसका जो फोकस पॉइंट है ये f डैश वाला होगा। मतलब इस वाले सरफेस का जो फोकस पॉइंट है वो ये हो गया। लेकिन ध्यान में रखिए, यहाँ पे f डैश और 2f डैश ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेशन नहीं होगा इसमें। मतलब जैसा कि हम मिरर में पढ़ते थे f इज इक्वल टू r/2 या r इक्वल टू 2f, तो यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है। ऐसा कुछ रूल ये नहीं समझिए कि यहाँ पे f इक्वल टू क्या है, f इक्वल टू 2f/2, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, f इक्वल टू 2f/2 ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी दूरियां ली जाती हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से ली जाती हैं, और उसमें क्या था, वो पोल से दूरी ली जाती थी। तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से ये दूरी मानेंगे तो ये फोकस दूरी कहलाएगा। ध्यान से रखिए, सुनिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी, वो भी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ये बात आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे वो भी किसके बारे में, लेंस के बारे में। और लेंस के बारे में यहाँ पर कुछ टर्म्स आपको सामने दिख रहे हैं, वो कौन कौन से टर्म्स हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात, ऑप्टिकल सेंटर क्या है। ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक बिंदु, ठीक है, प्रकाशिक बिंदु। एफ प्रथम फोकस यानी कि फर्स्ट फोकस पॉइंट, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर को हम किससे लिखते हैं, ओ से, ठीक। तो ओ को क्या बोल दिया, प्रकाशिक बिंदु। एफ डैश क्या है, द्वितीय फोकस यानी कि सेकंड फोकस पॉइंट। यहीं पे अगर हम बात करें 2f की, तो 2f लिखने का मतलब होता है, इसको हम बोल सकते हैं उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे 2f लिखा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 2f क्या हो गया, पहले पृष्ठ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और 2f डैश क्या हो गया, दूसरे पृष्ठ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका होता है, r1 भी लिख सकते हैं और r2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, और उससे भी पहले हम बात करेंगे फोकल लेंथ और पावर में क्या संबंध है, ठीक है। तो फोकल लेंथ और पावर में क्या संबंध है, तो ये आप पहले बात ये तो क्लियर कर लीजिए। ये 2f क्या है, ठीक है, 2f है प्रथम पृष्ठ का केंद्र, यहाँ पे है। और यहाँ पे 2f डैश क्या है, द्वितीय पृष्ठ का केंद्र यहाँ पे, ठीक है। तो प्रथम पृष्ठ का केंद्र ये हो गया, और द्वितीय पृष्ठ का केंद्र ये हो गया 2f डैश, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुख्य फोकस क्या है। लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, किस किस लेंस का, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या है, और अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का, ये आपका कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का मुख्य फोकस क्या है, और यहीं पे कॉनकेव लेंस का मुख्य फोकस क्या है। तो चलिए हम कॉनकेव लेंस भी बनाते हैं। यहाँ पे कॉनकेव लेंस बनाने के लिए आपको पता ही है कि दोनों तरफ की सतह कॉनकेव होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से यहाँ पर जो आप डायग्राम बनाने जा रहे हैं हम, वो क्या है, ठीक है,
ये एक तरीके का कैसा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। और कॉनकेव लेंस के बाद इसकी इस पॉइंट को अगर हम सीधे सीधे मिला दें, इसके मिड पॉइंट ऊपर से नीचे को की तरफ, ठीक है, तो इसका जो मध्य बिंदु है ये क्या कहलाएगा, ओ कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक बिंदु। इस सरफेस का जो पोर्शन होगा वो इधर रखेंगे और इस सरफेस का जो पोर्शन यानी कि ये कर्व सरफेस, इसका केंद्र इधर होगा। इसको हमने नाम दिया है, कौन सा नाम दिया, 2f। ये क्या है, यहाँ पे f, यहाँ पे क्या होगा f डैश, और ये क्या होगा 2f डैश, ठीक है, क्लियर। ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ऐसे यहाँ भी पहला सरफेस और ये कैसा सरफेस, दूसरा सरफेस। ये कौन सा मिरर हो, कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, क्लियर। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये दोनों लेंस आपके सामने हैं। और अब हम यहाँ पे अब इनके जो टर्म्स हैं उनके बारे में बात कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पे वस्तु की दूरी को कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। वस्तु की दूरी जैसे कि समझ लीजिए, वस्तु की दूरी को आपको पता ही यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यू को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे वो कहाँ से लिया जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि अगर हिंदी में बोलें तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, इसको हम u से डिनोट करेंगे। दूसरा v, तो ये भी हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ किसका, इमेज का। और डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ लेंगे, वो भी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम o, ठीक है, फ्रॉम o, ये मैंने लिख दिया। यहीं पे अगर f की बात करें तो f क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकल लेंथ यानी कि मुख्य फोकस दूरी। इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी, ठीक है, प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो ये चीज आपकी थोड़ी सी क्लियर करनी है। और यहाँ पे अगर हम r की बात करें तो r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन o एंड 2f, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन o एंड 2f। ये सब के सब किसके लिए हैं, आपके लेंस के केस में है। अब नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, वो सारी चीज़ें भी जाननी जरूरी हैं। तो चलिए हम बात कर लें कॉन्वेक्स लेंस में कब u, v, f और r नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो u, v, f की बात करें तो जैसा कि आपको कॉनकेव मिरर में बताया गया था, यानी कि अवतल दर्पण में, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है। कॉनकेव मिरर में आपको 5 ऐसे सिचुएशंस थे जिसमें इमेज कैसा बनता था, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन वहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता था, साथ ही साथ जो इमेज बनती थी वो नेगेटिव बनती थी। और किधर बनती थी, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता था, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस है और लेंस में अपवर्तन हो रहा है, और अपवर्तन के केस में जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा वो राइट साइड बनेगा। किधर बनेगा, राइट साइड यानी कि दाहिने साइड। किसके लिए, आपके उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस मतलब यहाँ पे किसकी बात करें, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि रियल और इन्वर्टेड कब बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक व उल्टा। ये हमेशा याद रखिए, किसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में राइट साइड बनेगा। किधर बनेगा, राइट साइड। और राइट साइड किसके, ऑप्टिकल सेंटर के दाहिनी तरफ, ठीक है। और अगर इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, यानी कि आभासी व सीधा बन रहा है, तो ऐसे समय में ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में
कॉन्वेक्स लेंस के केस में किधर बनेगा, आपके लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि बाएं साइड, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड। तो रियल और इन्वर्टेड अगर बात करें, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब कॉन्वेक्स लेंस में किधर बनेगा, यानी कि उत्तल लेंस में, तो दाएं साइड बनेगा, ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड। और यहीं पे वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि आभासी व सीधा अगर हम बात करें यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में, तो किधर बनेगा, लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड। यहीं पे अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो याद रखिए कॉन्केव लेंस में हमेशा ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। और आभासी व सीधा प्रतिबिंब जैसा कि मैंने बताया कि लेंस के केस में लेफ्ट साइड में बनेगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आभासी व सीधा हमेशा बनेगा। और ये जो प्रकाश जो इमेज बनेगा यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा, ये किधर बनेगा, लेफ्ट साइड, वो भी ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज पढ़ ली कि इमेज का नेचर कैसा होगा। इमेज का नेचर का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा या वास्तविक या उल्टा। वास्तविक व उल्टा इमेज किस में बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में। और इसके टोटल 5 सिचुएशंस हैं। कितने सिचुएशन हैं, 5 सिचुएशन, यानी कि वस्तु को हम 5 ऐसे जगहों पे रख करके वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बना सकते हैं। यहीं पे अगर हम आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएं इन कॉन्वेक्स लेंस यानी कि अवतल लेंस में, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन है। वो क्या है, आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखी जाए, यानी कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखी जाए, तो ऐसे समय में जो इमेज बनेगी किसमें, उत्तल लेंस में, वो कैसा बनेगा, आभासी व सीधा, ठीक है। वहीं पर 2 कंडीशंस हैं किसमें, आपके कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में, जिसमें क्या होता है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। और ध्यान में रखिए कि कॉन्केव लेंस में हमेशा आभासी व सीधा बनता है, वहीं पे कॉन्वेक्स लेंस में दोनों टाइप के इमेज बनते हैं, यानी कि रियल और इन्वर्टेड, और साथ ही साथ वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ पे एक टर्म और आपको बता दें कि कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और यहीं पे कॉन्केव लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस को एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को एक जगह पे फोकस कर देना, ठीक है। दूसरा, यहीं पे अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। और अपसारी लेंस को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्लियर। और डाइवर्जिंग का मतलब होता है प्रकाश की किरण एक जगह से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि वो डाइवर्ज होते हुए प्रतीत होता है। यानी कि डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण एक बिंदु से डाइवर्ज होते हुए यानी कि अपसरित होते हुए प्रतीत होती है, क्लियर। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस क्या है, अभिसारी लेंस है यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है। वहीं पे कॉन्केव लेंस कैसा है, अपसारी लेंस है यानी कि डाइवर्जिंग लेंस का काम करता है। और ऐसा क्यों कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको भी समझ लीजिए आप, क्योंकि होता क्या है, जब भी कभी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, जब भी कभी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और लेंस से टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से होके जाएगी, कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से। तो प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आ रही है और लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर जा रही है। और यहाँ पे देखिए तो कई सारे जितने भी प्रकाश की किरण हैं वो सभी के सभी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके जाएंगे, यानी कि एक ही बिंदु से होके जा रहे हैं। और वो बिंदु क्या है यहाँ पे, यानी कि पॉइंट क्या है, फोकस है। और फोकस पॉइंट यानी कि फोकस बिंदु, यानी कि उसको मुख्य फोकस कहते हैं लेंस का। तो प्रकाश की किरण
एक ही जगह पे कन्वर्ज हो रही है, यानी कि फोकस हो रही है, यानी कि केंद्रित हो रही है, तो इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें किसकी, कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस को अपसारी लेंस कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि मतलब क्या है। यहाँ पे सेम वही काम करेंगे कि अगर प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो कॉनकेव लेंस से अपवर्तन के पश्चात, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो किससे आते हुए प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से आते हुए प्रतीत होगी। ठीक है, इस तरीके से मुख्य फोकस से आते हुए प्रतीत होगी। और ऐसे समय में ये जो लाइट है ये आपका कैसा कर जा रहा है, बेंड कर रहा है। और अगर हम इसको पीछे की तरफ ज्वाइन कराएं, तो पीछे की तरफ ज्वाइन कराने पे ये एफ डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि जो प्रकाश की किरण है एक बिंदु से डाइवर्ज होते हुए, यानी कि अपसरित होते हुए प्रतीत होता है। इसीलिए हम कॉनकेव लेंस को यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अर्थात इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और यहीं से ही आप लेंस का मुख्य फोकस का डिफिनीशन भी बना सकते हैं, यानी कि परिभाषा भी बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहने का डिफिनीशन क्या बनाओगे आप, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से, यानी कि किस लेंस से, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पे जाकर केंद्रित होती है, यानी कि उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। दूसरा फिर से ऐसे भी सुन लीजिए आप कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उसी बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट एट विच parallel light ray get focused, that point of principal axis is known as principal focus of convex lens। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में इसी का जस्ट क्या है, उल्टा है। उल्टा का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आ रही है, बट फोकस एग्जैक्ट एक्चुअल में फोकस नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी एक पॉइंट से फोकस हो रही है, मतलब प्रतीत होती है, वहां से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल लेंस के केस में अगर हम डिफिनीशन देनी चाहें किसकी, मुख्य फोकस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस के यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को हम कहते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस। तो ये आपका अवतल लेंस का क्या हो गया, मुख्य फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस हो गया। क्लियर। और यहीं पे अगर हम फोकस दूरी की बात करें, तो फोकस दूरी हमेशा किस पे डिपेंड करती है, मुख्य फोकस पे डिपेंड करती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो राइट साइड में है। यहाँ पे आप देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी किधर है, राइट साइड में है। वहीं पे अगर हम बात करें अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी लेफ्ट साइड में है। रीजन क्या है, हमेशा फोकस दूरी हम किधर से लेते हैं, जहाँ पे आपको मुख्य फोकस दिख जाए। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से ये वाली जो दूरी है फोकस तक, ये फोकस दूरी स्मॉल एफ से दिखाएंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से इधर की लेफ्ट साइड की जो दूरी है इसको हम स्मॉल एफ से दिखाएंगे। ये किसका फोकस दूरी हो गया, कॉनकेव लेंस का। क्लियर। अब साइन कन्वेंशन की यहीं पे बात कर ले, यानी कि चिन्ह परिपाटी। तो जैसा कि हमने मिरर के केस में आपको बताया था, मिरर के केस में यानी कि दर्पण के केस में साइन कन्वेंशन, तो वहां पे हमने पोल को ओरिजिन माना था। तो सेम ऐसे अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस में ऑप्टिकल सेंटर को हम ओरिजिन मानेंगे, क्योंकि मिरर के केस में हमने जितनी भी दूरियां मापी थी वो सबके सब कहाँ से मापा गया था, वो पोल से नापी गई थी, यानी कि ध्रुव से नापी गई थी। और जब भी कभी आप लेंस की बात करेंगे तो लेंस में जितनी भी दूरियां होंगी, यानी कि जितने भी डिस्टेंस होंगे, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट का, चाहे फोकल लेंथ हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, सबके सब आपके ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक बिंदु से नापे जाते हैं। तो इसीलिए हम जब भी कभी साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं तो वहां पे ऑप्टिकल सेंटर को हम मूल बिंदु मानते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ये जो O है ये क्या हो गया, आपका मूल बिंदु हो गया। इधर वाले एक्सेस को हमने मान लिया x एक्सेस, ऊपर वाले एक्सेस को हमने मान लिया y एक्सेस,
नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने मान लिया नेगेटिव एक्स एक्सिस, और आपको वही चीज अप्लाई करनी है जैसा कि आपने किस में किया था, मिरर के केस में किया था, यानी कि दर्पण के केस में प्रकाशिक केंद्र के राइट साइड जितनी भी दूरी होंगी सब पॉजिटिव, तो ऐसे जितनी भी दूरी होगी ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑल, मतलब राइट साइड जितनी भी दूरी होंगी। यहीं पे अगर हम बात करें दूरी किधर, लेफ्ट साइड में जाए, तो लेफ्ट साइड में जितनी भी दूरी होंगी सबके सब निगेटिव होंगे। वहीं पे हाइट की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट होंगी सब पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी हाइट होंगी सब निगेटिव। सेम टू सेम अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में भी यही है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड जितनी भी दूरी होंगी सब पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड जितनी दूरी होंगी सब निगेटिव, और वहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ पे, ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड जितनी भी दूरी होंगी सब पॉजिटिव, और नीचे जितनी भी हाइट होंगी सबकी सब निगेटिव। सेम वही रूल है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है या कोऑर्डिनेट का रेफरेंस लेके हम बताते हैं, और कोऑर्डिनेट में हमेशा याद रख लीजिए एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पर हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हमेशा राइट साइड वाला पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड निगेटिव, वाई एक्सिस अपर क्या होता है पॉजिटिव, नीचे निगेटिव मानते हैं। तो उस बेसिस पर जैसे कि मिरर में आपने पढ़ा था साइन कन्वेंशन, सेम ऐसे इसमें भी साइन कन्वेंशन चलता है। और इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो फोकस दूरी कौन सी नेगेटिव कौन सी पॉजिटिव हो गई, तो मुख्य फोकस दूरी यानी कि प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का राइट साइड में है ऑप्टिकल सेंटर के, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहीं पे अगर हम बात करें जो प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव लेंस का वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। क्लियर। इसके आगे जो टॉपिक्स हैं जैसे कि इमेज का बनना इन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, और साथ ही साथ पावर क्या है, लेंस का पावर क्या है, अपर्चर किसे कहते हैं, और फोकल लेंथ एंड पावर में रिलेशन क्या है, डायोप्टर किसे कहते हैं, हम मायोपिया किसे कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।